जाओ जाकर पढ़ो लिखो, मेहनती बनो, आत्मनिर्भर होकर काम करो, ज्ञान और धन एकत्रित करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली मत बैठो, जाओ जाकर शिक्षा ग्रहण करो। ये कथन महान क्रांतिकारी और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के हैं। आज अगर भारत में औरतें शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं तो इसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख भूमिका माता सावित्रीबाई फुले का ही है। अगर आज औरतें किसी कुरीति से मुक्त है और आज़ादी से जीवन यापन कर पा रही है तो इसमें भी सावित्रीबाई फुले का ही अहम योगदान है। आज कितनों को याद है माता सावित्रीबाई? कितने ही लोगों को पता है कि भारत में पहली बार किसी ने अगर महिला शिक्षा की पहल की तो वे फुले दंपत्ति ही थे। आज माता सावित्रीबाई की जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको बताएंगे उनकी जीवनी और संघर्षों के बारे में, जिसने शिक्षा के बदौलत जाति प्रथा की नींव को हिलाकर रख दिया। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में सावित्रीबाई का जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ। उस दौरान भारतीय समाज बहुत ही रूढ़िवादी था। शिक्षा का अधिकार केवल ऊंचे जाति के पुरुषों तक ही सीमित था। ऊंची जाति की महिलाएं तक शिक्षा से वंचित थी। शूद्रों और दलितों की बात तो कोसों दूर है। गनीमत थी अंग्रेजों द्वारा खोले गए मिशनरी स्कूलों की, जिसकी वजह से कुछ एक वंचित समाज के लोग शिक्षा को अपना हथियार बना पाए। इन्हीं में से एक ज्योतिराव फुले थे, जिनसे 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई की शादी करा दी जाती है। ज्योतिराव उस वक्त 13 साल के थे और पढ़ाई के माध्यम से समाज के द्वेषों को पहचानने लगे थे। वह समाज को सुधारने की रणनीति तैयार करने में लगे रहते थे। बातों में तर्कशीलता और मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम उन्हें औरों से अलग बना रहा था। सावित्रीबाई अपनी शादी के दौरान एक ईसाई मिशनरी द्वारा दी गई किताब साथ ले आए थे। हालांकि वह बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें एक अक्षर पढ़ना नहीं आता था, मगर बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी। अब कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक उसी तरह एक कामयाब स्त्री के पीछे एक सहयोगी पुरुष का हाथ होता है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अपनी पत्नी की इसी रुचि को देखते हुए ज्योतिराव ने उन्हें घर में ही शिक्षा देना शुरू कर दिया। ज्योतिराव महिला शिक्षा के पक्षधर रहे हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही की। ज्योतिराव का मानना था कि किसी भी बदलाव की शुरुआत सबसे पहले घर से ही होनी चाहिए और उन्होंने इसे सच कर दिखाया। देखते ही देखते सावित्रीबाई सब कुछ पढ़ना लिखना सीख गई और इस काबिल बन गई कि दूसरों को भी साथ बैठाकर पढ़ा सके। शिक्षा ग्रहण करने पर उन्हें इसकी ताकत का एहसास हुआ, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण का एहसास हुआ। इस एहसास के साथ सावित्रीबाई ने महज 17 साल की उम्र में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उन पर स्कूल की शिक्षिका और प्रिंसिपल होने की जिम्मेदारी थी। लड़कियों को किताब, कागज, कलम सब सावित्रीबाई ही प्रदान करती थी। शुरुआत में इस स्कूल में केवल 6 लड़कियां ही थी, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर स्कूल 40-50 लड़कियों से गुलजार हो गया। मगर उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। लड़कियों, औरतों को जो उस वक्त घरेलू कामकाज तक सीमित कर दिया जाता था, उस वक्त सावित्रीबाई ने क्रांति का बिगुल अपने हाथों फूंका। और जब क्रांति आती है, अपने साथ विरोध भी लेकर आती है। सावित्रीबाई को रास्ते में ऊंची जाति के लोग परेशान किया करते, गालियां देते, उन पर गोबर कीचड़ फेंक, ताकि सावित्रीबाई महिला शिक्षा का दुस्साहस ना कर पाए। उनके मनोबल को तोड़ने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन सावित्रीबाई हार न मानी। झोले में एक और साड़ी भरकर वह रोज उसी रास्ते से गुजरती। वह अपने मंजिल से पीछे हटने को राजी न थी। सब कुछ सहन करके भी वह महिलाओं के शिक्षा को लेकर डटी रही, वह पीछे नहीं हटी। ऐसा करते करते सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने मिलकर कुछ ही सालों में 18 नए स्कूल खोल दिए। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रिटिश शासकों ने उन्हें सम्मानित भी किया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। वे एक साइकिल के 2 पहिए की तरह थे, एक के बिना दूसरा अधूरा। महिला शिक्षा के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादी परंपरा और कुरीतियों की भी फुले दंपत्ति ने खिलाफत की।
बाल विवाह, सती प्रथा और मुंडन प्रथा के कारण महिलाओं को अत्याचार सहन करना पड़ता था। उन दिनों विधवा विवाह की भी अनुमति नहीं थी, इसलिए जो लड़कियां सती प्रथा को अपनाने से इनकार करती थी उनका जबरन मुंडन करा दिया जाता था। इसके रोकथाम के लिए फुले दंपत्ति ने नाइयों को एकत्र किया और विधवा मुंडन के खिलाफ समर्थन मांगा। जब नाई भी मुंडन के लिए तैयार न होने लगे तब विधवा मुंडन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसके साथ ही विधवाओं का पुनर्विवाह भी कराया गया। कई बार लड़कियों और विधवाओं को यौन शोषण का भी सामना करना पड़ता था। ऐसी औरतों के लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। समाज से उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। इस कारण कई औरतें आत्महत्या कर लेती थीं। ऐसे में फुले दंपत्ति ने इन औरतों को नया जीवन प्रदान किया। नाजायज बच्चों तक को गोद लिया। देखते ही देखते समाज से बेदखल कर दी गई औरतों और बच्चों के लिए आश्रम खोले गए और इनके लालन पालन की जिम्मेदारी फुले दंपत्ति ने ली। ऐसा करते करते सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, जिसका मिशन समाज के कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकना था। फुले दंपत्ति का यह विचार और मिशन जन जन तक पहुंच रहा था, मगर इसी बीच महात्मा ज्योतिबा फुले ने दुनिया से अलविदा कह दिया। ज्योतिबा फुले के निधन के बाद सावित्रीबाई मिशन की बागडोर अकेली संभालती रही। इसके बाद वह दौर आया जब पुणे प्लेग महामारी की चपेट में आ गया। लोगों में हाहाकार मच गया। कई लोग इसकी चपेट में आने से मृत्यु का शिकार हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद सावित्रीबाई फुले लोगों की सेवा में तत्पर रहीं। वह तत्परता के साथ लोगों की सेवा करते रहीं। दुर्भाग्यवश वह खुद को भी इस प्लेग महामारी से बचा ना पाई और अंततः उन्होंने इस सांसारिक दुनिया से अपना देह त्याग दिया। मगर उनकी क्रांति की लौ आज भी जीवित है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।